हम्म, अभी नेक्स्ट सेक्शन, डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स। मीन्स जो स्टैंडिंग ऑर्डर, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स आपने अडॉप्ट किए तो वो, या सर्टिफाइंग स्टैंडिंग ऑर्डर या अमेंडेड स्टैंडिंग ऑर्डर अभी आप कब से अडॉप्ट करेंगे, कब से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक्ट बोलता है कि स्टैंडिंग ऑर्डर और अमेंडेड स्टैंडिंग ऑर्डर shall be come into force or operation or shall be made effective. Okay, standing orders or amended standing order shall, unless an appeal is preferred or pending, means स्टैंडिंग ऑर्डर या अमेंडेड स्टैंडिंग ऑर्डर ऑपरेशन में जिस दिन उन्होंने सर्टिफाइंग ऑफिसर ने ऑथेंटिकेट किया और डिस्पैच किया, उसके 30 दिन के बाद उसके 30 दिन के बाद इफेक्ट में आएंगे। पर यदि स्टैंडिंग ऑर्डर अपील में पेंडिंग है या किसी ने अपील की है या प्रेफर किया है अपील, तो ऐसे केस में, नॉर्मल केस में जहाँ पे कोई किसी प्रकार की अपील नहीं है या अपील सेटल हो गई है और दोनों एग्रीड पार्टीज जिनके भी जो भी दुख थे सुखी हो गए, तो जिस दिन उन्होंने सर्टिफाई किया स्टैंडिंग ऑर्डर, उसके 30 दिन खत्म होने के पश्चात स्टैंडिंग ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगी। पर यदि अपील की है किसी ने और अपील पेंडिंग है, मेरी सर्टिफाइंग ऑफिसर ने तो सर्टिफाई कर दी, उसके सर्टिफाई करने पे दो में से एक पार्टी दुखी हुई, जो पार्टी दुखी हुई वो अपील में गई, और जब अपील में मैटर पेंडिंग है तो ऐसे केस में 7 दिन के बाद, मीन्स 7 दिन खत्म, अपील को यूँ समझो, अपील में जो निर्णय आया उसके 7 दिन के बाद स्टैंडिंग ऑर्डर, अमेंडेड स्टैंडिंग ऑर्डर इफेक्ट में आएगी। नॉर्मल कोर्स में कहीं पे अपील नहीं है, आपने अमेंडमेंट्स मांगी, आगे वालों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, नॉर्मल कोर्स में सब कुछ बराबर हो गया, तो जिस दिन सर्टिफाइंग ऑफिसर ने उसको सर्टिफाई किया उस दिन से 30 दिन के पश्चात सर्टिफाइंग ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगी। और यदि अपील में पड़ा हुआ है तो अपील जिस दिन निपट गई, मीन्स अपील का जिस दिन निर्णय आ गया, वो अपील की ऑर्डर होने के 7 दिन के पश्चात स्टैंडिंग ऑर्डर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप अपनी कंपनी में या आप अपने संस्थान में। अब ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर वाला मसला है, एक नंबर ऑफ कंपनीज अप्लाई करती है अमेंडमेंट्स के लिए, तो इसका कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉयर एक है, ठीक है, कॉपी एम्प्लॉयर के पास में वो नंबर ऑफ कॉपीज बना देता है। ट्रेड यूनियन एक है, उनके पास कॉपीज आई, पर उनके मेंबर्स अनेक हैं, तो ट्रेड यूनियन इतनी नंबर ऑफ कॉपीज नहीं बनाती है। ओके, ट्रेड यूनियन के उनके फंड्स के वगैरह लिमिटेशंस रहते हैं, या उनके कुछ सिद्धांत रहते हैं जो जिसके तहत वो इतने नंबर ऑफ कॉपीज नहीं बनाते, या रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्कर्स रहते हैं, उनके भी फिनांस की लिमिटेशंस रहते हैं, तो इतनी कॉपीज नहीं बनाते। तो फिर ऐसे केस में इतनी नंबर ऑफ कॉपीज, इतने नंबर ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स अमेंड होती है, मॉडिफाई होते हैं, तो ये जो सर्टिफाइंग ऑफिसर का जो ऑफिस है, दैट इज लेबर कमिश्नर ऑफिस, लेबर कमिश्नर ऑफिस में सर्टिफाइंग ऑफिसर इस सब का एक रजिस्टर मेंटेन करता है, और जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर है या मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर है या अमेंडेड स्टैंडिंग ऑर्डर है या मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर को अमेंड किया हुआ है, तो अमेंड की हुई कॉपीज जो फाइनली सर्टिफाई की है सर्टिफाइंग ऑफिसर ने, वो एक रजिस्टर जो सरकार ने प्रिस्क्राइब किया है फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में एंट्री करते हुए फाइल करता है वो अपने पास में। और उस संस्थान का जो कोई कर्मचारी है जो उसकी कॉपी चाहता है, वो सरकार ने डिसाइड की हुई फीस जमा करके उस स्टैंडिंग ऑर्डर की कॉपी प्राप्त कर सकता है।
अब ये जो है मीन्स इसके पहले अपन ने देखा कि 5 कॉपीज ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग और ड्राफ्ट अमेंडमेंट इज सेंट टू सर्टिफाइंग ऑफिसर। तो मीन्स वास्तव में वो किस प्रकार की प्रोसेस है उसका एक छोटा सा नमूना मैं आपके फैसिलिटी के लिए दिखा रहा हूँ, आपकी समझ में आना चाहिए इसलिए। ये देखिए, यदि हम इसके तरफ गौर करते हैं ये इस प्रकार से होता है। मीन्स मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर में जो शेड्यूल दिया है उस शेड्यूल में ये एटम कहाँ पर है, किस एटम में आप क्लेरिफिकेशन अपना अमेंडमेंट चाहते हो। अब जैसे ये जो पार्टी है ये क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन में अमेंडमेंट चाहती है। मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर में प्रोविजन क्या है, द वर्कमैन शैल बी क्लासिफाइड एज परमानेंट, प्रोबेशनर, बदली, टेम्पररी, कैजुअल, अप्रेंटिसेस। और परमानेंट क्या होता है, प्रोबेशन कौन होता है, बदली कौन होता है, टेम्पररी कौन होता है, इसके नीचे में डिफाइन किया हुआ है। तो जो प्रपोज अमेंडमेंट है उसमें एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, द वर्कमैन शैल बी क्लासिफाइड एज अंडर परमानेंट नो चेंज, प्रोबेशन नो चेंज। मीन्स मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर में जो प्रोविजन दिए हैं 6 नंबर तक एम्प्लॉयर को कहीं पे किसी प्रकार का आक्षेप नहीं है, कहीं ऑब्जेक्शन नहीं है। वो एक 7th कैटेगरी डालता है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, FT। एक सरकार के बीच में स्कीम आई हुई थी 2014 के बाद में, उस समय एम्प्लॉयर ने इस प्रकार की अमेंडमेंट मांगी थी। ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या रहेगा, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में जो वर्कमैन है इज ए वर्कमैन हु हैज़ बीन एंगेज फॉर वर्क विच इज ऑफ इसेंशियली ऑफ टेम्पररी नेचर ड्यू टू एनहांसमेंट ऑफ प्रोडक्शन और ड्यू टू सडन non availability of skilled manpower and likely to be finished within limited period of 12 or 24 months or by a specific date. Such workmen shall be paid all statutory benefits. However, such workmen shall not be entitled for permanency even if they have completed 240 days in a calendar year. बोलने का सारांश ये कि ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वाले लोग जो रहेंगे वो एक फिक्स टर्म के लिए आइदर 12 महीने या 24 महीने या हो सकता है 15, 18, 20 महीने तक के एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए रहेंगे। ये वर्कर्स को सभी स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स जैसे छुट्टी है, वीकली ऑफ है, PF है, ESIC है, बोनस है, ये सब दिया जाएगा। पर जैसे कि हमारे लेबर लॉ में है कि कोई वर्कर, यानी उस समय था कि कोई वर्कर एक साल में दैट इज़ 12 महीने में 240 दिन या 240 दिन से ज़्यादा दिन की सर्विस करता है, फिर वो परमानेंट रहे या प्रोबेशन रहे, बदली रहे, टेम्पररी कोई भी रहे, कैजुअल रहे या कॉन्ट्रैक्ट रहे, वो वर्कमैन परमानेंसी के लिए क्लेम कर सकता है। क्योंकि कोई भी काम जो 240 दिन से ज़्यादा किसी संस्थान में चलता है तो वो काम एक रेगुलर नेचर का काम हो गया है, वो टेम्परेरी नेचर का काम नहीं हुआ। मीन्स उस रेगुलर नेचर के काम के लिए आप बंदे को रख रहे तो हो, पर उसको इस प्रकार का लेबल दे रहे हो, प्रोबेशन, बदली, टेम्पररी, कैजुअल या अप्रेंटिस, और उसे परमानेंसी के बेनिफिट नहीं देना चाहते। इसलिए ये खास प्रोविज़न एम्प्लॉयर ने इसमें रखा। अब ये प्रोविज़न की एक कॉपी ट्रेड यूनियन को गई, वहाँ पे ट्रेड यूनियन नहीं है, वहाँ पे महाराष्ट्र में बॉम्बे इंडस्ट्री रिलेशन एक्ट है, तो उसके तहत 5 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास उसकी कॉपी गई, उनके ऑब्जेक्शन उसके भी इन्वाइट किए गए, और अभी नेक्स्ट लेक्चर में दिखा तो उन्होंने क्या ऑब्जेक्शन लिए थे या उनका क्या बोलना था इस प्रोविज़न के ऊपर, और उसके बाद में एम्प्लॉयर ने उसको कैसे सब्सिडाइज किया
और सर्टिफाइंग ऑफिसर ने उसको कैसे अप्रूव किया। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।